अनअकैडमी लाइव एमपीपीएससी क्लासेस में मैं अरविंद सिंह सभी भावी अधिकारियों का दिल से स्वागत करता हूं। मध्य प्रदेश पीएससी ने मेंस में क्वेश्चन पूछा था, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत के आधार पर हिमालय की उत्पत्ति को समझाइए। तो आज का हमारा टॉपिक है हिमालय का निर्माण। हिमालय के निर्माण से संबंधित सिर्फ दो ही सिद्धांत मेंस में आप पढ़ के जाइए, आपका काम हो जाएगा। पहला कोवर का भूसन्नति सिद्धांत और दूसरा प्लेट टेक्टोनिक प्लेट विवर्तनिकीय सिद्धांत, कोवर्स का कोवर्स जियोसिंक्लिनल थ्योरी। तो हम इसमें आज कोवर का भूसन्नति सिद्धांत समझेंगे। क्योंकि ये मेंस के संदर्भ में है तो हमें डायमेंशन समझने की जरूरत है कि सर हम इसको अगर घर पे भी पढ़ना चाहें किसी अन्य नोट से तो क्या डायमेंशन पकड़ कर चलें जिससे ये सिद्धांत हमें समझ में आ जाए। मैं इसको निम्न डायमेंशन से समझाऊंगा आपको। पहला, हम इसका एक साधारण सा परिचय समझेंगे। दूसरा, हम इसकी अवधारणाएं समझेंगे, इन्होंने क्या सोचा था ये सिद्धांत देते समय। कुछ तो दिमाग में आया होगा, बस जो उनके दिमाग में आया है वही तुम्हारे दिमाग में आना चाहिए। फिर हम समझेंगे कि अगर दिमाग में आया है तो इन्होंने कुछ शब्दावलियां यूज की होंगी। वो शब्दावलियां क्या है, उनका अर्थ क्या है और हम उसको कैसे इमेजिन करें, उन शब्दावलियों के बारे में टर्मिनोलॉजी है, बड़ा महत्वपूर्ण है मेंस में। फिर कुछ अवस्थाएं होंगी, कितनी अवस्थाओं में उन्होंने इस पर्वत निर्माण को समझाने का प्रयास किया उनके बारे में। और फिर हम इसका मूल्यांकन करेंगे। मूल्यांकन का सीधा सा अर्थ ये है, अगर कोवर का सिद्धांत इतना ही अच्छा था तो फिर प्लेट टेक्टोनिक का सिद्धांत क्यों आया। इसका मतलब कुछ ना कुछ इसमें कमी रही होगी, लेकिन इसकी कुछ अच्छाइयां भी होंगी। तो दोनों को हम संतुलित रूप से लास्ट में समझेंगे जब ये हमारा उत्तर खत्म हो रहा होगा। चलो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से। हमारा पहला टॉपिक क्या है, परिचय। तो 2 या 3 लाइन में हम कोवर के सिद्धांत का एक साधारण सा परिचय देंगे। जैसे कोवर का पूरा नाम लियोपोल्ड कोवर है। यह जर्मनी के वन ऑफ द बेस्ट जियोलॉजिस्ट हुआ करते थे। 1883 के आसपास इनका जन्म हुआ, 1970 के आसपास इनकी मृत्यु हुई। मृत्यु से पहले इन्होंने सन 1922 में एक किताब लिखी थी और उस किताब का नाम था डर बाउडर एरडे। कुछ इस प्रकार से किताब का नाम उन्होंने लिखा, डर बाउडर एरडे। यहां एरडे का मतलब पृथ्वी से संबंधित है। इस किताब के अंदर जर्मन भाषा में उन्होंने दुनिया के विभिन्न पर्वत श्रेणी, पर्वत श्रृंखलाओं इत्यादि का सकारात्मक ढंग से वर्णन करने का एक सफल प्रयास किया। लेकिन कहीं ना कहीं तर्कों के अभाव में कुछ कमियां भी रह गई हैं जिनको हम मूल्यांकन में समझेंगे। इतना एक साधारण सा परिचय अगर आप देते हो तो आपका काम हो जाएगा 2 या 3 लाइन में। अब हम अगला जो चलता है, ये बैकबोन है हमारे इस आंसर राइटिंग की क्लास में। अगला हमको समझना है अवधारणा। सर कोवर के दिमाग में ऐसा क्या आया कि उन्होंने इतना अच्छा सिद्धांत दिया, हमें वही फील अगर हो जाए तो हम आंसर लिख देंगे। तो देखो उनके दिमाग में क्या आया और हम इसको कैसे समझ सकते हैं। अवधारणा के लिए कोवर ने पहला पॉइंट ये सोचा था, अवधारणा में यानी कॉन्सेप्ट जो उनका था, उन्होंने पहला पॉइंट सोचा कि पृथ्वी 3 लेयर में टूटी हुई है। पृथ्वी का जो आंतरिक भाग है वो 3 लेयर में बटा हुआ है, 3 परतों में बटा हुआ है। और कोवर ने वो 3 परतें क्या मानी, उन्होंने पहली परत मानी सियाल, फिर मानी सीमा, फिर मानी नीफे। पर सर हमें इस प्रकार से समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा और बेस जाइए। अब आप लोग तरबूज वाले बन जाइए। तरबूज वाला कैसे तरबूज काटता है, उसी प्रकार से आप भी इस पृथ्वी को तरबूज की भांति काट दो। तो जैसे ही आप इस तरबूज की भांति काटते हो तो अब पृथ्वी कुछ आपको इस प्रकार से दिख रही है। आपने एक सैंपल निकाल लिया है इस पृथ्वी का। तो ये वाला एक लाइन देखो, ये दूसरा लाइन देखो, नीचे तीसरा लाइन देखो। ऊपर वाला क्या हो गया हमारा सियाल, नीचे वाला क्या हो गया हमारा सीमा, और फिर हमारा क्या हो गया है नीफे। मैं आपको यहीं पे क्रिस्टल क्लियर कर दूं,
जब हम प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत पढ़ेंगे तब जो सियाल है वो क्रस्ट हो जाएगा, जो सीमा है वो मेंटल हो जाएगा, जो नीफे है वो कोर हो जाएगा। सियाल, सीमा, नीफे रासायनिक आधार पर विभाजन है, जबकि क्रस्ट, मेंटल, कोर भूकंपीय शास्त्र के आधार पर विभाजन है। तो हम जब प्लेट टेक्टोनिक की अवधारणा लिखोगे तो वहां लिखोगे पृथ्वी की 3 लेयर है, क्रस्ट, मेंटल, कोर। पर कोवर की अवधारणा में आप लिखोगे कोवर ने पृथ्वी को 3 भागों में बांटा, सियाल, सीमा और नीफे। अब कोवर के दिमाग में क्या चल रहा है उसको और थोड़ा समझते हैं। कोवर ये कहते हैं कि अगर बच्चे को इमेजिन करना है तो उस बच्चे को इस सियाल की इस ऊपरी परत के ऊपर खड़ा कर दो। बोले कैसे खड़ा करना है समझ में नहीं आ रहा है, बोले ऐसे खड़ा करो। ये जो सियाल है इसके ऊपर एक कागज रखिए आप, तो इस कागज को ऐसे घुमाइए, तो ये है तुम्हारा सियाल का ऊपरी परत। तो इसका मतलब है ऊपर से नीचे जाने पर सीमा, फिर मिलेगा नीफे। तो नीफे, सीमा, सियाल और सियाल की ऊपरी परत। अब इस ऊपरी परत के ऊपर खड़े हुए हैं हमारे वैगनर साहब। वैगनर बार बार बोल रहा हूं, माफ कीजिए, कोवर साहब। तो कोवर साहब यहां पर खड़े हुए हैं, कहां पर? सियाल की ऊपरी परत पर। बच्चों को समझाने के लिए उन्होंने सियाल की ऊपरी परत पे एक हैंडपंप लगा दिया। तो हैंडपंप बताओ भाई आप लोग कहां लगेगा? यही तो कागज आपका सियाल का ऊपरी परत है। तो यहां पर कौन खड़ा है? कोवर साहब। हैंडपंप कहां लगाया? कोवर साहब ने यहां लगाया। तो बोरिंग का पाइप जाएगा कहां? नीचे की ओर। तो बोरिंग जा रही है नीचे, तो बताओ कहां जा रहा है? पहले जाएगा सीमा में, फिर जाएगा नीफे में। तो इसका मतलब है सतह ये रहा और नीचे जाएंगे तो उसका पृथ्वी का केंद्र मिलेगा। इतनी बात अगर आपको समझ गई तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, हम ऐसे बोल दें आपसे तो बताओ हम लोग कहां जा रहे हैं? तो आप बोलोगे सर सतह से केंद्र की ओर जा रहे हो। तो अब बताओ हम लोग कहां जा रहे हैं? तो सर आप केंद्र से सतह की ओर आ रहे हो। इसके बाद अगला पॉइंट, पृथ्वी ठंडी हो रही है, ऐसा उनके दिमाग में आया। तो इसका मतलब वो ये कहते हैं जब पृथ्वी का निर्माण हुआ तो पृथ्वी धधकता हुआ एक आग का गोला थी। पृथ्वी के अंदर और बाहर तापमान बराबर था। समय गुजरते गया तो ठंडक होना शुरू हुआ, तो पृथ्वी का ऊपरी परत आंतरिक परतों की अपेक्षा जल्दी ठंडी हुई। साइंस कहता है कि जिस पदार्थ को गर्म कर दो वो फैलता है, और पदार्थ को अगर ठंडा करो तो वो सिकुड़ेगा। तो पृथ्वी के साथ भी यही हुआ। पृथ्वी की सियाल वाली ऊपरी परत ठंडा होने के बाद उसमें सिकुड़न पड़ना स्वाभाविक था। तो वो सिकुड़न कैसे पड़ेगा उसको भी आप लोग इमेजिन करोगे कि ये तुम्हारा वही परत है सियाल का, और जैसे ही पृथ्वी ठंडा होना शुरू हुआ तो उसमें इस प्रकार से सिकुड़न पड़ना शुरू हो गया। तो ये जो सिकुड़न पड़ना शुरू हो रहा है इसमें हुआ क्या आपका, यहां से इस प्रकार ऊपर उठा हुआ भाग अपनति कहलाया और नीचे दबा हुआ भाग अविनति कहलाया। ऊपर उठा हुआ भाग अपनति कहलाया और नीचे दबा हुआ भाग अविनति कहलाया। ये किसके परिणाम स्वरूप हुआ? कोवर साहब कहते हैं क्योंकि पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो उससे उच्चावच्छी स्थलाकृतियों का निर्माण हुआ। जहां एक भाग ऊपर उठ रहा होगा वहीं दूसरे भाग गर्त बना रहा होगा। पर कोवर ने कहा था बच्चों से पूछना कि आप सच में बताओ, जब पृथ्वी ठंडी हो रही होगी तो सभी बच्चों को सिकुड़न तो दिखाई दे रही होगी, पर दूसरा प्रोसेस है उस पर किसी की नजर ही नहीं गई। वो दूसरा प्रोसेस क्या है उसको समझते हैं। बोलते हैं जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो सतह का तापमान था कम और केंद्र का तापमान था ज्यादा। केंद्र का तापमान कैसा था? ज्यादा। एक शब्द आता है प्रवणता, ग्रेडियंट। इसका अर्थ है गांव की भाषा में ज्यादा से कम की ओर। अब इसके आगे मैं कोई भी प्रेफिक्स लगाऊं, बुद्धि प्रवणता, ज्यादा बुद्धि से कम बुद्धि की ओर। ताप प्रवणता, ज्यादा ताप से कम ताप की ओर। दाब प्रवणता, ज्यादा दाब से कम दाब की ओर। तो अब एक बात बताओ, सतह का तापमान कैसा है? कम है। अंदर का तापमान कैसा है? ज्यादा है। तो प्रवणता बल काम करेगा कि नहीं करेगा? तो बोलोगे सर बिल्कुल करेगा।
पर कौन सा वाला प्रवणता बल? तो बोलोगे सर ताप प्रवणता बल। तो ताप प्रवणता बल के कारण अंदर का ऊर्जा ट्रांसफर होगा कहां की ओर? सतह की ओर। क्योंकि तापमान पृथ्वी के केंद्र में है ज्यादा, तो अंदर का पदार्थ गल जाता है और गर्म हो जाता है, तो हम कहेंगे गर्म गलित पदार्थ। तो पृथ्वी के अंदर गर्म गलित पदार्थ को मैग्मा कहते हैं, और जब यही मैग्मा सतह पर आकर फैलेगा तो वह लावा कहलाएगा, अर्थात गैस रहित मैग्मा को ही लावा कहते हैं। तो तापीय प्रवणता के कारण गर्म गलित मैग्मा केंद्र से सतह की ओर ट्रांसफर होता है, और ये ट्रांसफर होने की जो विधियां होती हैं, एक होती है संवहन विधि, एक होती है चालन विधि, एक होती है अभिवहन विधि। चालन का मतलब जिसमें टेम्परेचर या ऊर्जा का ट्रांसफर ठोस में होता हो। ऊर्जा का स्थानांतरण तो होगा, अणुओं का स्थानांतरण नहीं होता है, मॉलिक्यूल्स का स्थानांतरण नहीं होगा, लेकिन ऊर्जा का स्थानांतरण हो जाएगा। जैसे कढ़ाई में चमचा डाल दो तो चमचा ऊपर गर्म हो जाता है चालन विधि से। सर्दियों के दिनों में पानी गर्म करते हैं तो पानी का बुलबुला हमको दिखता है कि ऊपर की ओर आ रहा है, तो यह संवहन विधि। संवहन विधि ठोस में नहीं होती है, द्रव और गैस में, और होगी कैसे? ऊर्ध्वाधर, कन्वेक्शनल। कन्वेक्शनल कैसे होती है? ऊर्ध्वाधर, वर्टिकल। किसमें होती है? द्रव और गैस में, ठोस में नहीं होगी। अभिवहन वो भी द्रव और गैस में होती है, पर ये कैसे होती है? क्षैतिज। अब सीलिंग फैन चल रहा है तो सर ये है संवहन, टेबल फैन चल रहा है तो ये है अभिवहन, ठोस में हो रहा है तो ये है चालन। पर यहाँ पर तो गर्म गलित मैग्मा कैसे जा रहा है सर? ऊपर की ओर, तो स्वाभाविक है द्रव अवस्था में होगा जी सर, ऊपर जा रहा है जी सर, तो क्या होगा? संवहनीय, तो शब्द होगा संवहनीय धारा। अब पूरा कॉन्सेप्ट यूज करो। ताप प्रवणता के कारण गर्म गलित मैग्मा संवहनीय धारा के रूप में पृथ्वी की सतह पर उद्वेलित होता है लावा के रूप में। तो लावा में तो कई चीजें होती हैं, उद्वेलन के दौरान उसी लावा के अंदर जलवाष्प भी भरा हुआ है। जलवाष्प क्या है रे? पानी को गर्म करो तो जलवाष्प, और जलवाष्प ठंडा करो तो पानी। तो जैसे ही ये तुम्हारा है क्या? सियाल, ये ऊपर की सतह है, अंदर क्या है? गर्म गलित मैग्मा। किसके कारण? ताप प्रवणता के कारण। तो गर्म गलित मैग्मा ताप प्रवणता के कारण सतह पर आया तो भूकंप भी आएगा, टकराया, लावा बाहर निकला, पदार्थ बह गया, और जो जलवाष्प है वो कहाँ जा रही है? अंतरिक्ष की तरफ। जलवाष्प क्या है? जल को गर्म कर दो तो जलवाष्प। हमको कॉन्सेप्ट मालूम है कि अगर जमीन से अंतरिक्ष की तरफ जाते हैं तो ठंडक बढ़ती जाती है, तो अगर जल को गर्म करते हैं तो जलवाष्प बनती है, और जलवाष्प को ठंडा करोगे तो जल बन जाएगी। तो जैसी वो जलवाष्प अंतरिक्ष की तरफ जाने लगी तो उसमें ठंडक उत्पन्न हुई, और उस जलवाष्प ने जल का रूप धारण कर लिया, और वह जल की बूंद जलवाष्प की बूंद से बड़ी है, तो गुरुत्वाकर्षण के कारण वो कहाँ की ओर आई? सतह की ओर। किसके रूप में? वर्षा के रूप में। तो इसका परिणाम ये हुआ कि जब पृथ्वी में सुकड़न पड़ रहा था तो उसके साथ साथ ज्वालामुखी क्रियाएं भी हो रही थी। इन ज्वालामुखी क्रियाओं से जहां पृथ्वी पर चट्टानों का निर्माण हो रहा था, वहीं जलवाष्प के द्वारा बादलों के निर्माण होने से कई वर्षों तक, 1000 करोड़ वर्षों तक वर्षा होती रही, और उनसे सागर और महासागरों का निर्माण हुआ। तो जो ऊंचा उठा हुआ भाग था वो तो पर्वतों के रूप में परिवर्तित होने लगे या स्थल खंडों के रूप में परिवर्तित होने लगे, और जो दबा हुआ भाग था उसमें सागरों का और महासागरों का निर्माण होने लगा। ऐसा कॉन्सेप्ट था कोवर का कुछ विचार आने के लिए। तो अगर आप लोगों को ये थोड़ा सा भी समझ में आया है तो मैं अब आगे बढ़ता हूं। अब वो क्या कहते हैं कोवर कि हम लोगों ने भूसन्नति को समझना होगा इतना कॉन्सेप्ट बनाने के बाद। तो वो कहते हैं कि ये पृथ्वी का सियाल का है ऊपरी परत, इसमें सिकुड़न हुआ तो वो कुछ इस प्रकार से डिवाइड होने लगा। तो ये जो ऊपर उठा हुआ भाग है ये क्या कहलाया? उन्होंने कहा ये भैया अपनति बोल दो इसको। और ये क्या कहलाया? उन्होंने कहा इसको अभिनति बोल दो। अब यहाँ पर किसका निर्माण हो रहा है? बोले बादलों का निर्माण हो गया। तो बादलों का निर्माण होने से क्या है? वर्षा हुई। तो इस वर्षे से दो प्रोसेस हुए, एक तो सागरों जलराशियों का निर्माण हुआ, वहीं यहाँ पर बहिर्जात बल के कारण बरसात क्या है? बहिर्जात बल। क्लास पिछली वाली देखें जाके, अनाच्छादन का कॉन्सेप्ट समझाया था मैंने। अनाच्छादन का मतलब है अपक्षय और अपर्दन।
तो इसमें अपक्षय और अपरदन होने से ये वाला टुकड़ा या इसके अवसाद इस अभिनति में जाके इकट्ठा होने लगते हैं और यह इकट्ठा होके यहाँ छिछला घाटी बनाते हैं जो इलोंगेटेड लंबवत होती है, कुछ इस प्रकार से दिखेगी हमको। 3 डायमेंशन देखिए, ये रहा, ये तो इसमें आके अवसाद भरेगा। अवसाद भरेगा तो ये छिछला नैरो गर्त वाला पूरा स्थल स्वरूप भूसन्नति कहलाएगा। गांव की भाषा में समझो रे, दो अपनतियों के बीच में जो अभिनति है उसमें अवसाद और जल सागरों का जल भरा हुआ हो, उसे ही कोवर ने भूसन्नति माना। 2 टीलों के मध्य में भरा हुआ अवसाद भूसन्नति कहलाएगा। ऐसा तकनीकी रूप से ज्यादा मत जाना, थोड़ा मोटा मोटा समझना कि ये भूसन्नति है। तो हमें समझ में आया कि भूसन्नति क्या है। कोवर ये कहते हैं वास्तव में जहां आज महासागर दिख रहे हैं, सागर दिख रहे हैं, वहां पहले जहां आज पर्वत दिख रहा है, हिमालय है, तिब्बत का पठार है, पेंटागोनिया का पठार है, अनातोलिया का पठार है, यहाँ पहले सागर की जलराशियां हुआ करती थी। उन्हीं सागर की जलराशियों में अवसाद के भरने से भूसन्नति का निर्माण हुआ। एक कोवर का कॉन्सेप्ट हुआ करता था। तो हमें समझ में आया कि कोवर के कॉन्सेप्ट से क्या आशय है और इन्होंने क्या भूसन्नति को यहाँ पे समझा है। अब अगला हेडिंग हमारा क्या था कि सर शब्दावलियां, कोवर ने कौन कौन सी शब्दावलियां यूज की हैं। पहले सर आप उसका अर्थ समझाओ, फिर उसका कॉन्सेप्ट समझाओ। तो पहले शब्दावलियों के नाम सुन लो आप लोग। एक उनका शब्दावली था ओरोजेन। कमाल की बात यह है कि यह जर्मन भाषा का शब्द है। ओरोजेन का मतलब होता है जियोसिंक्लाइन। इसे हिंदी में कहते हैं भूसन्नति। तो भूसन्नति शब्द समझ में आ रहा है और इसका हमने अर्थ भी समझ लिया था। तो वास्तव में ये शब्द, इसकी शब्दार्थ भी समझ में आ रहा है, उसका एप्लीकेशन भी समझ में आ गया। फिर भी एक बार और समझ लेंगे। दूसरी शब्दावली इन्होंने यूज की थी क्राटोजेन। क्राटोजेन का मतलब उन्होंने बोला था फोरलैंड। क्राटोजेन का मतलब क्या बोला था उन्होंने? फोरलैंड, मतलब शीर्षखंड। अभी शीर्षखंड क्या समझेंगे, शब्दावलियां पहले समझ लें। एक और उन्होंने क्या शब्द यूज की थी? सॉसेनबर्ग। शब्द क्या यूज किया था? सॉसेनबर्ग। फ्रांसीसी जर्मन शब्द है ये। इसका अर्थ होता है मीडियन मास, मतलब मध्य पिंड। मतलब क्या होता है इसका? मध्य पिंड। एक और शब्द था रेंडकैटन। रेंडकैटन, KETTEN, रेंडकैटन। इसे इंग्लिश में कहते हैं मार्जिनल लैंड, मतलब सीमांत खंड। ये 4 शब्द हैं किसके? कोवर के। इनके अर्थ भी समझ में आए, पर सर हमें इमेजिनेशन नहीं हो रहा है कहां पर है मार्जिनल लैंड, क्या फलाना ठिकाना, कैसे समझेंगे हम इसको। तो इसको थोड़ा सा हम आपको डायग्राम के द्वारा समझाने का प्रयास करते हैं। चलो मैं यहां पे मिटा देता हूं इसको, थोड़ा सा समझते हैं। उन्होंने कहा कि जब पृथ्वी ठंडी हो रही थी तो स्थल खंडों का निर्माण हुआ। तो हम उन स्थल खंडों को कुछ इस प्रकार से यहां पर आपको समझाना चाहेंगे। अब उन्होंने कहा ये वाले भाग जो आपको उठे हुए दिख रहे हैं, यह वास्तव में ठोस भाग है। इन्हीं ठोस भागों के अवसाद इस गर्तनुमा सकरी घाटी में आके गिरे, प्लस बादलों का निर्माण भी हो रहा था, तो ऊपर से बारिश भी कई करोड़ वर्षों तक हुई, प्लस नदियों के द्वारा भी अवसाद इसमें लाया गया होगा, प्लस हिमनद भी इसमें रहे होंगे। अरे जितना कचरा सोच सकते हो सब सोच लो रे ज्योग्राफी में। और वो अवसाद आगे कहां इकट्ठे हुए? इन 2 स्थल खंडों के बीच में। तो इन अवसादों को जर्मन भाषा में ओरोजेन कहा गया।
इसका मतलब जियोसिंक्लाइन, जो हम लोगों ने जस्ट समझ लिया था। पर इस डायग्राम को एक स्टेप और आगे बढ़ाओ जिससे आपको और अच्छे समझ में आए। इस डायग्राम को अब ऐसे देखो, अब ये जो बीच वाला भाग हो रहा है ये देखो ऐसे, ये वही अवसाद है जो मैं यहां पे दिखाया था आपको, और ये वाले जो भाग दिख रहे हैं आपको, ये वही भाग है जो मैंने यहां पर दिखाए थे, ए और बी। तो सर हमें ये तो समझ में आ गया कि ओरोजेन क्या है, पहला शब्द एकदम क्लियर है सर, अब दूसरा शब्द समझाओ। तो दूसरा शब्द समझने के लिए इस स्टेप को एक पॉइंट और आगे बढ़ाते हैं। मान लो यहां पर ये है यूरेशिया का खंड, उन्होंने प्लेट शब्द का यूज नहीं किया, ध्यान रखना, ये तो मैं तुम्हें समझाने के लिए बोल रहा हूं। उसके नीचे है मान लो भारतीय उपमहाद्वीप, और उसके बीच में हमें मालूम है हुआ करता था तैतीस सागर। मैं फिर से बोल रहा हूं रे, ये ऐसा बैगनर नहीं मान रहे हैं, ये तो तुम्हें समझाने के लिए, क्योंकि मालूम है हम लोग गोलू टाइप के सवाल पूछने वाले हैं अभी, तो ये तुमको समझाने के लिए। अब अगर समझदार हो तो देखो, इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर दो रे, तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये वाला हाथ मेरा यूरेशिया का हो जाएगा, और ये जो मार्कर पकड़ा हूं वो इंडिया का। तो यहाँ पे एक बार फिर मैप बना दो, ये क्या है भैया यूरेशिया, ये क्या है रे भारतीय इंडिया, ऐसे इंडिया नहीं है भारतीय ना, समझना उस चीज को। अब यहां पे हम लोगों ने ये बनाया 33 सागर, अब इन दोनों के बीच में हुआ संपीड़न, तो ये प्रोसेस कुछ ऐसा होगा, अगर अभी भी नहीं समझे तो आप समझ भी नहीं पाओगे। इसका मतलब ये जो ए पार्ट है ये यूरेशिया है, और ये जो बी पार्ट है वो भारत है, और जो बीच में ये अवसाद है वो ओरिजिन है। तो ये जो यूरेशिया का खंड है और ये भारत का खंड है, इसे ही क्राटोजेन कहा उन्होंने। तो क्राटोजेन को बहुत बड़े स्तर पर जाके समझना है कि वास्तव में क्राटोजेन है क्या। तो क्राटोजेन अब उन्होंने कैसे समझ लिया कि हाँ सर क्राटोजेन तो समझ में आया, एक बार फिर से देखो कोशिश करते हैं। ये लो ऐसे उठाया, ये जो पेन पकड़े हुए हूं बंजारे, जैसे वहां पे मार्कर है बी ए, अब उल्टा कर दो, ये ए ये बी, तो हुआ क्या, पहले ऐसे हुआ था, तो ए और बी के बीच में अवसाद भरा, तो अवसाद भरा तो वजन पड़ा होगा, वजन पड़ा होगा तो नीचे की ओर गया होगा, नीचे की ओर गया, वजन पड़ने से प्लस पृथ्वी सिकुड़ भी रही है, तो ए और बी दोनों स्थलखंड एक दूसरे के पास आए। तो ये जो ए बी है ये क्या है, क्राटोजेन है, शीर्ष खंड है, और दोनों क्राटोजेन के बीच में क्या है, भूसन्नति है, मलबा भरा हुआ है। तो जब क्राटोजेन पास आएंगे तो इसका मतलब यूरेशिया और महाद्वीप, भारतीय महाद्वीप की प्लेट पास आ रही है। क्राटोजेन को बहुत बड़े स्तर पर समझना, ठोस खंड है बहुत बड़े बड़े। दो शब्द मैंने समझा दिए, पहला ओरोजेन और दूसरा क्राटोजेन। अब सर प्रश्न आता है सर ये श्वसन वर्ग क्या है, इसको भी एक बार आप समझा दो। अबे तुम लोग समझ रहे हैं कि मैं समझ रहा हूं। अब देखो थोड़ा सा, उन्होंने कहा श्वसन वर्ग क्या है, तो श्वसन वर्ग के बारे में थोड़ा समझते हैं। बोलते हैं अच्छा सर ये तो समझ में आया अपन को, ये क्या है, बोले ये रहा ओरोजेन, बोले बहुत बढ़िया, ओरोजेन से हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले अच्छा ये क्या है, बोले ये क्राटोजेन है रे, बोले कोई प्रॉब्लम नहीं है क्राटोजेन से। अब अगला कॉन्सेप्ट, इसको कैसे इमेजिन कर रहे हैं हम, डायग्राम फिर से चेंज करते हैं। ये अवसाद दिख रहा है आपको, अवसाद क्या था ये, बोलो रे अवसाद क्या है ये, तो आप बोलोगे सर ये ओरोजेन है। क्या है ये, ओरोजेन है। और ये खंड क्या है, तो बोलोगे सर क्राटोजेन है। अब एक बात बताओ, अगर अवसाद होगा तो वजन की वजह से अवसाद नीचे जाएगा कि नहीं जाएगा, जाएगा। तो ये वाले जो खंड है वो एक दूसरे की ओर आकर्षित होंगे कि नहीं होंगे, होंगे। तो इस अवसाद में बलन पड़ना शुरू होगा कि नहीं होगा, होगा। तो आपने ये देखा कि जब इसमें बलन पड़ेगा इन अवसादों में, तो जहां बलन पड़ गए वो तो कहलाए पर्वत। कौन से पर्वत, बलित पर्वत। फिर से सुनना,
क्राटोजेन में बलन नहीं पड़ रहा, कोबर के अनुसार ओरोजेन में बलन पड़ रहा है। क्राटोजेन तो उनको दबा रहे हैं। क्राटोजेन पास क्यों आ रहे हैं? दो कारण। वो बोलते हैं कि पहले तो पृथ्वी ठंडी हो रही थी, सोड़ने से पास आ रहे हैं। दूसरा, अवसाद का भार पड़ रहा है इसलिए पास आ रहा है। इनके पास आने से भार, इनके क्राटोजेन के पास आने से बलन नहीं पड़ रहा है, भार पड़ने से क्राटोजेन पास आए तब बलन पड़ रहा है। अर्थ समझना, दोनों का फर्क है इनमें। तो उन्होंने कहा कि जो अवसाद में पर्वत बने वो तो समझ में आया, पर जो बीच का भाग खाली रह गया इसका क्या? बोले यही तो है शोषण वर्ग। बोले यही तो है शोषण वर्ग। बोले नहीं समझ में आया। बोले नहीं समझ में आया तो फिर से एक मैप बनाओ। बोले ये क्या? बोले यूरेशिया। बोले ये क्या? बोले इंडिया। और तो बीच में क्या? बोले टेथिस सागर। तो बोले बच्चों से बोलो एंटी क्लॉकवाइज, रोटेट कर दिया तो यहाँ नीचे क्या बनेगा? तो बोलेंगे यूरेशिया। तो ये क्या बना? तो बोलेंगे इंडिया। तो यहाँ पे क्या हो गया? तो बोलेंगे ये तो है टेथिस सागर। तो फिर से बलन पढ़ाएंगे तो कैसा बलन पड़ेगा सर? ये वाला बलन पड़ेगा। अरे हाँ या ना? तो इसका मतलब है ये वाला जो पार्ट है ये यूरेशिया का है, और ये वाला पार्ट है ये इंडिया का है। तो वास्तव में अगर आप देखोगे यूरेशिया की प्लेट पर इस प्रकार से बनेगा कुनलुन पर्वत, और फिर है बीच में तिब्बत का पठार, और फिर है नीचे हिमालय पर्वत। तो अब बताओ मुझे, अगर इस कुनलुन को एशिया के पार्ट में मान लें तो इसको भारत के पार्ट में मान लें तो ये तो पर्वत बन गया। कैसा? ये रहा कुनलुन और ये रहा हिमालय। तो बीच वाला पार्ट क्या कहलाया? तिब्बत। तो वास्तव में दो पर्वतों के बीच में जो भी अवसाद, चाहे वो पठार हो, चाहे वो सागर हो, चाहे वो भूस अवसाद वाला कोई भी पार्ट हो, कोई भी स्थल स्वरूप हो, उसी को उन्होंने श्वसन वर्ग का मीडियन मास, मध्यपिंड। समझ में आया? अब उनका चौथा शब्द क्या है सर? तो चौथा शब्द का मतलब ये है कि रेंड कैटन क्या है। बड़ा आसान है। तो मुझे एक बात बताओ कि अगर यहां पे ये वाला पार्ट क्राटोजेन है तो ये अवसाद हो जाएगा तुम्हारा, अवसाद क्या हो जाएगा तुम्हारा? ओरोजेन। और ये हो गया तुम्हारे क्राटोजेन। ये ए वाला क्राटोजेन, ये बी वाला क्राटोजेन, और ये नीचे जा रहा है, ये तुम्हारा हो गया ओरोजेन। और यहाँ पे बलन पड़ रहे होंगे कुछ इस प्रकार से, और ये तो ये तुम्हारा क्या होगा? बीच वाला पार्ट। ये हो गया मीडियन मास। अब एक बात बताओ, ये बलन पड़ा ज्यादा, फिर कम, फिर कम, फिर कम, जैसे जैसे ये नीचे की ओर जाएंगे तो खत्म होता जा रहा है। मार्जिनल माने सीमांत, जो खत्म होने की स्थिति पे हो, सीमा का अंत। तो किसी भी पर्वत का जब अंत हो रहा होता है तो उसे हम मार्जिनल पॉइंट कहते हैं। जैसे मान हिमालय का सीमांत कहाँ होगा? शिवालिक के पास, तराई के आसपास। तो उन्होंने कहा रेंड कैटन का मतलब है किसी भी बलन का वह अंतिम ढाल जो फोर हैंड से जुड़ा हुआ हो, यानी कि क्राटोजेन से जुड़ा हुआ। तो क्राटोजेन से ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ है, क्राटोजेन से ये वाला पार्ट जुड़ा हुआ, तो ये वाले पार्ट जो ढलान है इधर की ओर, इन्हें ही उन्होंने रेंड कैटन कहा। तो ये छोटा सा कॉन्सेप्ट था टर्मिनोलॉजी वाला, किसका? कोवर का। अब उनका अगला पॉइंट है कि स्टेज क्या होंगी सर। एक बार थोड़ा सा स्टेज के बारे में भी बात कर लो। कुछ नहीं कहा उन्होंने, 4 स्टेजों की बात की। पहला लिथोजेनेसिस, माने पृथ्वी जब ठंडी हुई तो पृथ्वी के ठंडे होने से स्थल खंडों का निर्माण होना शुरू हो गया, चट्टानों का निर्माण होना शुरू हो गया। तो उन्हीं चट्टानों के निर्माण को उन्होंने लिथोजेनेसिस, माने चट्टान, लिथ माने चट्टान, तो चट्टानों का निर्माण प्रारंभ हुआ। स्वाभाविक है, पृथ्वी ठंडी होगी, लावा ठंडा होगा, चट्टानों का निर्माण होगा। पहली अवस्था ये रही उनकी। दूसरी अवस्था है उनकी ओरोजेनेसिस। ओरोजेनेसिस पर्वत का निर्माण। कैसे होगा पर्वत का निर्माण? तो भूसनती के अवसाद से, ना कि क्राटोजेन के बलन से। कोबर में तो भूसनती के अवसाद में बलन करोगे तो उसके लिए पहले क्राटोजेन बनाना पड़ेगा। ये हमारे क्या है भैया? क्राटोजेन। ये क्राटोजेन है, ध्यान रखना आप लोग। ये क्या है हमारे? क्राटोजेन। अच्छा, इसमें क्या भर गया है आके? अवसाद। तो अवसाद बनने से इसमें बलन पड़ने लगा होगा, क्योंकि इस अवसाद के वजन से ये क्राटोजेन एक दूसरे के पास आ रहे हैं। तो यहाँ पे पर्वतों का निर्माण प्रारंभ हो गया है। तो पर्वतों का निर्माण का मतलब ओरोजेनेसिस शुरू हो गया। अब अगला होता है गिलिप्टोजेनेसिस। गिलिप्टोजेनेसिस में उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है
कि ये जो क्राटोजेन है ये एक दूसरे के पास आ रहे हैं, ये बात सही है। प्लस इसमें अवसाद में बलन की प्रक्रिया भी चालू हो चुकी है, पर साथ साथ इसमें बहिर्जात बल भी काम कर रहे हैं। मतलब इस तरह करके समझो, 1 मीटर आया बाहर, आधा मीटर कट गया, क्योंकि बहिर्जात बल भी लगता होगा। तब इस कंडीशन को उन्होंने, इस अवस्था को उन्होंने ग्लिप्टोजेनेसिस कहा। तो ये 3 अवस्था में उन्होंने बात की थी कोवर साहब ने निर्माणों के संदर्भ में। तो अगला डायमेंशन अब हमारा आ रहा है मूल्यांकन, कि मूल्यांकन में क्या लिख देंगे सर जिससे ये समझ में आ जाए। आप लोगों को मूल्यांकन जब भी आएगा तो उस चीज को कैसे समझेंगे? मूल्य का अंकन, मूल्यांकन। मेरे पास ये पेन है, ये नया आता है 25 का, मैंने 10 दिन यूज कर लिया और तुम्हें इसकी जरूरत है, मैं 15 का बेच रहा हूं, तो तुम्हें इसका मूल्य का अंकन करना होगा ना। तो पहले इसकी कमजोरी देखो कि आधा सर ने खर्च कर लिया है, नाक कान पता नहीं कहाँ कहाँ डाला होगा, तो इसकी कमियां भी हैं कुछ, पर आपको इसकी जरूरत है, तो आप इसको क्यों ले रहे हैं? तो इसके कुछ अच्छे पॉइंट भी होंगे। तो मूल्यांकन में पहले आप कमजोरी लिखेंगे, फिर उसके सकारात्मक पक्ष लिखेंगे। तो यहीं पर मूल्यांकन कर रहे हैं कोवर का। तो पहली कमजोरी क्या है? इन्होंने ये कहा कि भूसन्नति के अवसाद से स्थल खंडों में पास पास आना हुआ। तो आलोचना इस बात पर की जाती है कि भूसन्नति के जो अवसाद का जो वजन है वो इतना नहीं हो सकता कि वो किसी भी भूखंड के संचलन में सहायता कर सके। पहली अवसाद इसकी है, आलोचना ये है। दूसरा इनकी आलोचना ये है कि इन्होंने वास्तव में सिर्फ अल्पाइन कैटेगरी यानी कि सेनोजोइक काल के ही पर्वतों की निर्माण की उत्पत्ति को समझाया। कई प्रकार के पर्वत काल बांटे जाते हैं, जैसे अजोइक काल या कार्बन, या मैं बोलूं तो प्री कैम्ब्रियन युग के में एक हलचल हुई थी, चर्नियन हलचल। तो चर्नियन हलचल से जिन पर्वतों की उत्पत्ति हुई उनमें अरावली, न्यू इंग्लैंड रेंज, ऐसे पर्वतों को, राउवेनगोरी अफ्रीका का, इनको शामिल किया जाता है। तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई कोवर को नहीं मालूम। फिर कैलिडोनियन की हलचल हुई, उसमें तुम्हारे अपलेशियन, स्कैंडिनेवियन, इन पर्वतों की उत्पत्ति कैसे हुई कोवर को नहीं मालूम। फिर हर्सियन हलचल के पर्वतों की उत्पत्ति, ब्लैक फॉरेस्ट, वॉसजेस, इनकी उत्पत्ति कैसे हुई नहीं मालूम। इन्हें केवल और केवल इतना मालूम है कि अल्पाइन सेनोजोइक में जो हलचल हुई थी, हिमालय, आल्पस, इनकी उत्पत्ति के बारे में ही बता सकते हैं। अर्थात उत्तर से दक्षिण अगर ग्लोब पर जाओगे तो एक भी पर्वत की उत्पत्ति ये नहीं समझा सकते, लेकिन पश्चिम से पूर्व जाते समय इस सभी पर्वतों की उत्पत्ति को समझाने में सफल हुए। अर्थात यह भूगर्भ के सभी पर्वतों की उत्पत्ति की वर्णन करने में असक्षम, ये इनकी आलोचना है। तो सर इसका फायदा क्या है? मतलब इसके क्या ऐसा लिख दें कि पक्ष में क्या लिखना चाहिए? तो बोलोगे प्लेट टेक्टोनिक और अन्य पर्वत निर्माण से संबंधित सिद्धांतों का आधार बना। बंगाल की खाड़ी, मेक्सिको की खाड़ी आज भी भूसन्नति के उदाहरण समझे जा सकते हैं। इसका मतलब भूसन्नति का कॉन्सेप्ट एकदम सही था। ये दो पॉइंट में आप अपना मूल्यांकन बहुत अच्छे से समेट सकते हैं। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट था वो हमारा कोवर का भूसन्नति निर्माण संबंधित हिमालय की उत्पत्ति को समझाया। अब उन्होंने दुनिया के कुछ अगर पर्वत हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे एक्सप्लेन कर लें, कि जैसे यहाँ पे एक पर्वत है पेरेनीज, स्पेन और फ्रांस के बीच में, और यहाँ पे एक पर्वत है एटलस, दक्षिण अफ्रीका महाद्वीप का एकमात्र नवीन वलित पर्वत वो है एटलस, और इनके बीच में ये भरा हुआ है तुम्हारा भूमध्य सागर। तो कोवर का सिद्धांत बहुत सही समझ में आ रहा है कि वास्तव में ये जो है ये बलन है, ये वाला भी बलन है, और ये है मीडियन मास। तो ऊपर जो होगा वो होगा किसकी प्लेट होगी? यूरेशियन प्लेट होगी, और नीचे अफ्रीकन प्लेट है। तो अब इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो, तो ये रैंडकेटन यूरेशिया की, और ये रैंडकेटन बोल रहा हूं, क्राटोजेन अफ्रीका का, क्राटोजेन यूरेशिया का, और बीच में बलन कुछ इस प्रकार से पड़े। तो ये जो पर्वत है ये पेरेनीज है, और ये है ये एटलस है, और बीच में ये भूमध्य सागर है। इस प्रकार से उन्होंने समझाने का प्रयास किया। ऐसे ही आप एशिया में जाओगे, टर्की के पास तो आपको मिलेगा अनातोलिया का पठार, तो वहां पे आपको मिलेगा टॉरस, पोंटिक पर्वत, उन दोनों के बीच में अनातोलिया का पठार। भारत में हिमालय के पास आओगे तो उन कहते हैं जहां आज हिमालय है वहां तैतीस सागर हुआ करता था, उसी के बलन से ऐसा निर्माण हुआ। और साक्ष्य भी देते हैं, बीच में तिब्बत है, ऊपर कुल्लू है, नीचे हिमालय है। तो ये एक छोटा सा ब्रीफ वीडियो था
कोवर के भूसन्नति सिद्धांत से संबंधित। अगले हम कल के लेक्चर में डिस्कस करेंगे नया टॉपिक। स्वस्थ रहें, घर पर रहें, स्लो डाउन का पालन करें, हो सके तो दूसरों की सहायता करें, लेकिन अपनी सुरक्षा पहले। जय हिंद, जय भारत।